अरे पूजा बिटिया, सुना है तुमने इंटर की परीक्षा पास कर ली है? जी चाचा जी। अब आगे क्या इरादा है? आगे क्या, अब घर के काम काज में माता हाथ बढ़ाएगी और अगले साल इसकी शादी कर दूंगा। पर पापा, अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पूजा बिटिया ठीक ही तो कह रही है। तुम तो जानते ही हो आगे पढ़ाई में कितनी परेशानियां हैं। तुम्हें नहीं पता राज्य सरकार की बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में? इंटर पास विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, बीएड जैसे अनेक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के साथ साथ बीए, बीएससी, बीकॉम सहित। जैसे आपको जानकारी है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना चला रहे हैं, जिसका 7 निश्चय का 2 भी इस बार से शुरू हो गया है। तो 7 निश्चय में एक पहला निश्चय जो है, पहला प्रण है मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद कहेंगे कि हम लोगों के बारे में इतना सोचें कि पहला निश्चय जो है आर्थिक हल युवाओं का बल, इतनी बेहतरीन योजनाएं आपके लिए आपके सामने लाए ताकि आपको जो है इससे बहुत फायदा होगा। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? अगर जानकारी है, अगर आप इसके लाभ ले रहे हैं, तो क्या आपके आस पड़ोस में, आपके घर में और भी जो लोग हैं, क्या उनको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उनको भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपको कभी नहीं भूल पाएंगे वो, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो 7 निश्चय में से पहला निश्चय, पहला प्रण माननीय मुख्यमंत्री जी का आर्थिक हल युवाओं का बल। इस प्रोग्राम के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि आर्थिक हल युवाओं का बल क्या है। आर्थिक मतलब आपको समझ में आ रहा है? आर्थिक पैसा, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता इस संसार में, और कोई हमें फ्री में आर्थिक मदद नहीं करेगा। और हम युवाओं, हमारे जो युवाएं हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, जिनके कंधों पे इस राज्य का, इस देश का भविष्य टिका है, उन युवाओं को बल कैसे मिलेगा? जब आर्थिक मदद उनको मिलेगी तब ना। हमारे यहाँ बहुत से गरीब स्टूडेंट हैं जिनको कोई पैसे की मदद नहीं हो पाती, जिनके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें भागीदार बने, उन युवाओं को मदद करके, उन युवाओं को जानकारी देके। मेरा अगर ये वीडियो से किसी भी एक गरीब स्टूडेंट का फायदा हो गया ना, भला हो गया ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों भी उन लोगों का मदद करें। आस पास में जो भी गरीब स्टूडेंट हैं उनको जानकारी ज़रूर दें इस योजना के बारे में, और उनको डीआरसीसी ले जाकर आपको उनका हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। उनको जागरूक भी करें इसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को भी जानकारी भी नहीं है, और नए नए जो स्टूडेंट अभी इसके लिए योग्य हुए हैं उनको भी योजना का लाभ दिलाएं। तो आइए चलते हैं इसके बारे में, क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे आपको इससे मदद हो सकता है, कैसे मदद मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुशल युवा कार्यक्रम KYP, जो आर्थिक युवाओं के बल के अंतर्गत 3 योजनाएं चलाई जाती हैं। पहला KYP, जिसको कुशल युवा कार्यक्रम कहते हैं, दूसरा SHA, मुख्यमंत्री निःशय स्वयं सहायता भत्ता योजना, और तीसरा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, KYP कुशल युवा कार्यक्रम क्या है? तो आपका इसका जब हिंदी में नाम सुनते हैं कुशल युवा कार्यक्रम, तो कुशल का मतलब क्या होता है? आप किसी भी टेक्निकल नॉलेज में कुशल हो, आपके पास एक कुशलता हो, आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो। और अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा, आप कुशल होंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप कहीं भी बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, भूखे पेट तो नहीं रहेंगे।
तो कुशल युवा कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या क्या जानकारियां दी जाती है जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए अच्छा साबित हो आने वाले समय में। कुशल युवा कार्यक्रम KYP, इसमें आपको आज के युग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बिना कोई भी फील्ड अधूरा है। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी काम करना है आपको, तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। आपको कंप्यूटर जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं कंप्यूटर हर फील्ड में है। आज स्कूल में भी आ गया, बच्चों को सरकारी स्कूल में भी बच्चों को जानकारी दिया जा रहा है, ताकि आप जो है जमाने के साथ साथ चलें, जमाने के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें और इस देश, इस राज्य के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सके। आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप जान रहे हैं ना, चाइना के लोग क्यों याद करते हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास कुशलता है, टेक्निकल नॉलेज है उनके पास, तब आज चाइना इतना आगे है। तो हम भारतीय के पास भी अगर टेक्निकल नॉलेज होगा तो हम लोग भी आगे निकलेंगे ना, क्या है ना। तो कुशल युवा कार्यक्रम में कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर का बेसिक्स नॉलेज जो आपको जरूरत, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, उसकी जानकारी आपको दी जाती है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके बारे में। आपकी कुशलता को आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर से अच्छा और क्या हो सकता है। आप कंप्यूटर सीख के अगर आप 10th पास भी हैं तो अच्छे खासे जॉब कर सकते हैं। 20-25 हज़ार का तो कम से कम आपको जॉब आसानी से मिल सकता है अगर कंप्यूटर का जानकारी हो तो। अगर नहीं है, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो आप तो कंप्यूटर सीख के अपने घर में साइबर कैफे भी खोल सकते हैं या कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को। आज कंप्यूटर सीखना सभी लोग चाहते हैं, तो कंप्यूटर तो जरूरी है ही। तो कंप्यूटर के साथ साथ और क्या कुशल युवा कार्यक्रम में सिखाया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना आप इंटरव्यू पास क्या उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। भाषा, कम्युनिकेशन स्किल, भाषा का ज्ञान होना और कॉन्फिडेंस होना आज के युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश हर जगह है, हिंदी भी आपको बोलना जरूरी है। अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो हर फील्ड में तो हिंदी ही है, और इंग्लिश के बिना तो आप जानते ही हैं कि आप एक कदम चल भी नहीं सकते हैं। तो आपको इंग्लिश का, हिंदी का पूर्ण ज्ञान आपको दिया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल के तहत। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके बिना आप लोगों से बात तब करेंगे, उनके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तब जानेंगे जब आप उनके निकट जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उससे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने सुना होगा, बचपन से सुना होगा आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। व्यक्तित्व विकास, जो दिखता है वो बिकता है, सुने होंगे आप। कैसे आएगा, कहां से आएगा, कौन बताएगा आपको? क्या आपके स्कूल में ये जानकारी दी जाती है? नहीं ना। आपको किताबी नॉलेज दिया जाता है, जिस नॉलेज के बिना आपका जॉब, अच्छा जॉब पा पाना बहुत ही मुश्किल है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। वो इसमें है KYP में, कुशल युवा कार्यक्रम में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, इसका महत्व तो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। चीफ गेस्ट लोग यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं,
कोई भी माननीय लोग यहाँ पे बैठे हैं और उनके सामने दो व्यक्तित्व भी आप कह सकते हैं, दो व्यक्तित्व को सामने से गुजारा जाएगा। पहला व्यक्तित्व जो कि पढ़ा लिखा ना हो और दूसरा व्यक्तित्व बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही नॉलेजफुल, विद्वान जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन एक चेंज होगा उसमें। क्या चेंज होगा? तो जो विद्वान व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको एक फटा कपड़ा पहना दिया जाएगा, एक टूटा चप्पल पहना दिया जाएगा, ठीक है, और उनको सामने से गुजारा जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी नहीं है, उनको, जो गरीब हैं, उनको जो है कोट, पैंट, शूज और बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब इंसान देखने में लगे अच्छी तरीके से उनको तैयार करके उनको जो है सामने से गुजारा जाएगा। अब यहाँ विद्वान जो है, इसकी जानकारी उनको नहीं है कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है। अब उनको जो है इन दोनों के बारे में अनुमान लगाना है, राय देना है कि इनमें से पढ़ा लिखा कौन है और इनमें से पढ़ा लिखा कौन नहीं है। तो कैसे बताएंगे ये? किनको देखकर बता देंगे कि ये पढ़ा लिखा है और किनको देखकर बताएंगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझसे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और व्यक्तित्व विकास क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे कि लाखों रुपया देकर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का क्लास भी करने जाते हैं फॉरेन में। आप उसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं कि विदाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे आप कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे इंटरव्यू को आप निकाल नहीं सकते, पास नहीं कर सकते। तो ये इतना सारा चीज़ आपको KYP के अंतर्गत आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जिसका KYP सेंटर हर ब्लॉक में, हर नज़दीकी जगहों पे खोला गया है, जिससे आप जाके इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। 240 घंटे का कोर्स होता है। आपका इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है KYP के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप देखकर, या इसके वेबसाइट पे, सात निश्चय के वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। आते हैं दूसरा योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना। इससे क्या सुनकर आपको लग रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि कोई बेरोजगार है, उसको बेरोजगारी भत्ता देने का कार्यक्रम है ये। तो आप जानते हैं कि हमारे बिहार में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार क्यों है? जिसके लिए एक योजना KYP लाया गया है। मैंने आपको उदाहरण के रूप में आपको बता दिया कि अगर 10th पास है, इंटर पास है, अगर उनके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो बेरोजगार होंगे, क्योंकि अच्छा जॉब उनको नहीं मिलेगा, मजदूरी करेंगे, है ना। तो उनके लिए KYP जरूरी है। वो ट्रेनिंग ले लेंगे, वो उनके पास नॉलेज हो गया, जो बेरोजगार थे उनको नॉलेज मिल गया KYP के थ्रू। ये बेरोजगारी भत्ता में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी में KYP का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। 240 घंटे का KYP का जो कोर्सेज होता है, जो कंप्यूटर सिखाया जाता है, जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है, वही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में भी बताया जाता है। ये सारी जानकारी उनको दे दी गई। जो बेरोजगार हैं, 20 से 25 साल के बीच में उनका उम्र हो रहा है, जो पढ़ाई आगे का नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश छूट गया हो, आर्थिक स्थिति के कारण या किसी भी चीज़ के कारण, उनको KYP का फुल ट्रेनिंग दिया जाता है, फुल नॉलेज दिया जाता है, ताकि आप इस समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे अपना करियर बना सके। तो इसमें वो गरीब हैं, गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाए,
तो क्या अगर उनको कंप्यूटर का जानकारी दे दिया जाएगा, निःशुल्क आपको केवाईपी का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल दे दिया जाएगा, व्यक्तित्व विकास का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, तो क्या वो जॉब खोज सकते हैं? क्या इसके कारण उनके पास पैसा आ गया? आप मानते हैं? नहीं ना, नहीं आ सकता। जिसके कारण बेरोजगारी भत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी लाए कि उनको कंप्यूटर तो सिखा दिया जाएगा, लेकिन उनके साथ वही स्थिति रहेगा, वही प्रॉब्लम होगा कि जॉब कैसे खोजेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे है नहीं, खाने का पैसा तो जुटता नहीं है, जॉब क्या खोजेंगे। तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में पर मंथ 1000 रुपया उनको 2 साल तक दिया जाएगा, जिससे उनके आर्थिक प्रॉब्लम जो है, पैसे की समस्या जो है जॉब खोजने के लिए पर मंथ 1000 रुपया काफी होता है ना, जिससे एक जिले में अगर जॉब नहीं है तो एक जिले से दूसरे जिले में जाए, एक जिले में अगर जॉब नहीं है तो एक राज्य में अगर जॉब नहीं है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए। भारत में कहीं भी जाकर जॉब खोज सकते हैं। हर महीने उनको 1000 रुपया पर मंथ बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। और कंप्यूटर भी सीख लिए, कम्युनिकेशन स्किल भी उनको मिल गया, व्यक्तित्व विकास भी उनके पास आ गया, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, चलने का स्टाइल उनका बदल गया, अंदाज उनका बदल गया, और वो जो है आम से खासो आम बन गए। तब जॉब मिलेगा ना उनको कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर जो भी केवाईपी का 240 घंटे का कोर्स बढ़िया से कर लिया ना, उनको जॉब मिलना ही मिलना है। तो ये रहा मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको लिंक में बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, और साथ नीचे के वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस योजना का, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बहुत से बच्चे योजना का लाभ ले रहे हैं और लेंगे भी। सबसे बड़ी बाधा जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है वो है पैसा, आर्थिक समस्या, आर्थिक प्रॉब्लम। गरीबी में बच्चे गरीबी के कारण, पैसे की कमी के कारण आगे बढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। जिनको 4 लाख रुपया मैक्सिमम, कोई आज के डेट में फ्री में पैसा नहीं देता है। बिहार सरकार उनको 4 लाख रुपए तक मदद कर रही है कि आगे आप पढ़ें, अपना भविष्य बनाएं और अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले का, अपने जिले का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और आपको स्टार्टिंग में पता होगा कि जो 2016 में बिहार सरकार जो है, जब इस योजना को लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसके बराबर बिहार को भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है। और वो तभी होगा जब हायर क्लास में लोग इंटर के बाद भी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उतना ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मिनिमम आपका जितना कॉलेज का फी है और मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का भी पैसा मिलेगा। 3 कैटेगरी आपका बनाया गया है, ABC। उसके हिसाब से आपको लिविंग बुक्स मिलेगा। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का फी आपको मिलेगा। तो आप जाएं, 38 जिला के में एक DRCC ऑफिस खुला है, जिसमें आप जो है टोकन लेकर वेरिफिकेशन करवा के और उसके बाद एग्रीमेंट करवा के आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभ ले सकते हैं। तो आप जरूर जाएं। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो बनाया है, जिससे आप जो है आगे की पढ़ाई में करने में आपको प्रॉब्लम ना होगा, आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आप वीडियो जरूर देखें। और लोग जो योजना का लाभ ले रहे हैं
वो चाहते हैं कि और भी लोगों को मदद मिले, तो आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने दोस्तों को बताएं, इसके बारे में जानकारी दें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी फ़ायदा हो। और फिर मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको लिंक में बता दूंगा, और इसके साथ निश्चय के वेबसाइट पे भी जाके आप जो है इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये इस योजना का लाभ लेकर आप अपना परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। कहते हैं ना, बिन किए जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहें, लगे रहें, भगवान भी उसी का मदद करता है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता है, हिम्मत करना नहीं छोड़ता है। तो आप एक बार DRCC ज़रूर आएँ। आप जिस भी ज़िले के हैं, आप अपने अपने ज़िले में, जिस ज़िले के निवास है आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र, आप उस ज़िले में आप जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो हाथ जोड़कर मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, इस योजना का लाभ दें। मेरे नज़र में तो ये योजना बहुत ही लाभदायक है, सभी युवाओं के लिए आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी आपको। आप ज़रूर से ज़रूर इस योजना का लाभ लें और सभी लोगों को बताएं, शेयर भी करवाएं ताकि उनको जानकारी मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आप वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हमें भी मन करता है कि और भी वीडियो बनाएं, और भी वीडियो डालें, जिससे आपको जानकारी हो, आपको फ़ायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। ये देखते हैं आपके YouTube चैनल N.Ambitious पर, और आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। योजना के लिए क्या सारे दस्तावेज लगेंगे और इसके लिए कौन सारे स्टूडेंट पात्र हैं। जो भी विद्यार्थी 12th पास कर चुके हैं वे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा 4 लाख का लोन पा सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, और उन्हें फ्री में लैपटॉप भी दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो इसी के लिए हम लोग किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको 7 निश्चय युवा मिशन .bihar.gov.in वेबसाइट को विजिट करनी है। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम होता है आपका रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ आपको देखने को मिलेगा न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के उपरांत आपके सामने यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम एज पर SSC, यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे अपना पूरा नाम भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहता है ईमेल आईडी ऑफ द एप्लीकेंट, तो एक वैलिड ईमेल आईडी डालिए, जो कि ईमेल आईडी आपके पास हमेशा रहे, क्योंकि जो ये लोन की राशि होती है वो आपको एक बार नहीं मिलती है, अलग अलग किस्तों में मिलती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पर आती रहती है। तो इसलिए आप ईमेल आईडी वही डालें जो कि आप रेगुलर यूज करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड संख्या डालना है, मोबाइल नंबर अपना दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर में जो आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर हो, कोशिश कीजिए वही मोबाइल नंबर डालने का। ये जरूरी नहीं है, आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे। OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी दोनों पर एक OTP चली आती है। आपको OTP यहाँ पे डाल देना है, जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर में आया है, पहले आप वो OTP यहाँ पे टाइप करेंगे। इंटर OTP सेंट ऑन ईमेल आईडी, तो जो भी आपके ईमेल आईडी पर OTP आई है, अब आप उस OTP को यहाँ पे दर्ज करेंगे। यहाँ पे देखिए डिजायर स्कीम में आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड BSCC इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है कि एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा। आपका जो एडमिशन हुआ है आगे की पढ़ाई के लिए, आपने जो भी कोर्स में अपना नामांकन कराया है, तो उसके लिए आपका क्या
एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से हुआ है या आपका एडमिशन एक्सट्रेंस जो एग्जाम होता है उसके द्वारा हुआ है या आपका एडमिशन काउंसलिंग या अदर किसी कारण से हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने इंट्रेंस का एग्जाम दिया था जिनका भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। बाद आप जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं उसमें दोबारा से बदलाव नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आप सारी चीजों को एक बार मिला लीजिए, फिर यहाँ ओके पर आप क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है। अब इसी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब यहाँ गो टू होम पेज पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो होम पेज है आप वहाँ चले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको पासवर्ड मिलता है यहाँ पे वेबसाइट की तरफ से, आप वो पासवर्ड चेंज करेंगे। सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड में, इसके बाद आप अपना एक कोई न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से आपको री एंटर में पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, अब क्लिक हियर टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और दोबारा से जो भी आपने नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड, यूजर नेम, कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इस फॉर्म को आइए कैसे भरना है जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आता है मैट्रिक या 10th बोर्ड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट पर, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है आपने किस बोर्ड से 10th पास किया है, आप उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जाकर के यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, रोल कोड डालना है और यहाँ पर रेगुलर और सप्लीमेंट्री में आप कैसे अपना एग्जाम दिए हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के उपरांत यहाँ पे कहता है ईयर ऑफ पासिंग, आप किस वर्ष 10th एग्जाम पास किए हैं वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम आप टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कहता है 12th स्टैंडर्ड, अगर आप ये यहाँ पर 12th पास कर चुके हैं तो ये आपका यस रहता है। अब यहाँ पे आपको 12th से संबंधित सारी डिटेल्स को यहाँ पर डालनी है। 12th स्टैंडर्ड सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप किस बोर्ड से 12th पास किए हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। 12th का रोल नंबर दर्ज करेंगे, रोल कोड डालेंगे, किस वर्ष पास किया, ईयर ऑफ पासिंग को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो विद्यालय का नाम है देखिए टाइप करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ये जैसे ही आप रोल नंबर और रोल कोड डालते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक ही यहाँ विद्यालय का नाम चला आता है। अब नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे आर यू ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं इसके बाद अप्लाई कर रहे हैं आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए तो आप इसे यस करेंगे। फिर आपको अपने ग्रेजुएशन का भी सारा डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इसे नो रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जो एप्लीकेंट है वो अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम में अपना नाम टाइप करेंगे और लास्ट नेम तक में। फिर सेकेंड में कहता है फादर्स फर्स्ट नेम, हस्बैंड्स नेम, ठीक है। पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में। ये यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का नाम रहता है, मान लेते हैं कि राकेश प्रसाद सिंह, तो उनका फर्स्ट नेम राकेश रहता है, बीच में मिडिल नेम प्रसाद हो गया, लास्ट नेम सिंह हो गया। इस तरह से आप लोग दर्ज करेंगे, इस बात का आप ख्याल रखेंगे फॉर्म भरते वक्त। मदर्स के फर्स्ट नेम में आप यहाँ पे मदर्स का नाम टाइप करेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर मदर्स का नाम रीता देवी है तो मदर्स का फर्स्ट नेम में रीता लिखेंगे और लास्ट नेम में आप देवी लिख सकते हैं, या अगर फर्स्ट नेम में ही रीता देवी आप लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आता है। अब यहाँ पे कहता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कैलेंडर में से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो आयु है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आता है जेंडर, जेंडर पर क्लिक करके आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आता है फिजिकल डिजेबिलिटी, अगर आप किसी तरह से विकलांग हैं तो फिर आप इसे यस कर देंगे। उसके बाद आप कितने प्रतिशत विकलांग है वो आपको डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसे नो ही रहने देंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी आपने डाला वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आधार संख्या आपका फिल रहेगा।
कैटेगरी पर क्लिक करना है और आप किस जाति से आते हैं आप उसे डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर आप सेविंग अकाउंट नंबर डालेंगे और कोशिश करें कि किसी प्राइवेट बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर ना डाल के सरकारी बैंक का ही अकाउंट नंबर डालें, जैसे कि बिहार दक्षिण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सारी बैंकों के आप अकाउंट पहले अगर खुलवाए हुए हैं तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालते ही क्या होगा कि यहाँ पे आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे यहाँ पे हमने अपना IFSC कोड डाला, जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ पे देखिए बैंक का नाम और ब्रांच यहाँ पे ऑटोमेटिक चला आता है। अब पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पे कहता है परमानेंट एड्रेस। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से आते हैं तो रूरल और अर्बन में आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट रहता है। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड यहाँ पे आपको अपना दर्ज करना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पे हाउस, फ्लैट या रोड का नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप अपने गांव का नाम टाइप कर सकते हैं या वार्ड नंबर आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ एरिया और लोकेलिटी में आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। ये आप एड्रेस फिल कर देने के बाद यहाँ पे कहता है रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है और रेसिडेंशियल एड्रेस दोनों सेम है तो बस यहाँ टिक इफ सेम एज परमानेंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपने ऊपर फिल किया है सेम टू सेम आपका नीचे भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब पेज को नीचे करना है और सबसे पहले आप सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे और आपने जो फॉर्म भरा है उसे एक बार बारीकी से देख लेंगे। अगर आपकी सारी चीजें सही है तो बस आप यहाँ पर सबमिट पर आकर के क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एप्लीकेंट का एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कहता है फुल नेम ऑफ हस्बैंड इफ एप्लीकेबल। अगर आप किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं और वो पढ़ाई जारी रख रही है और वो शादी हो चुका है तो फिर यहाँ पे आप उनके हस्बैंड का नाम डालेंगे। इसके बाद एप्लीकेंट माइनॉरिटी स्टेटस, अगर एप्लीकेंट जो है वो अगर तो यहाँ पे देखिए कहता है एप्लीकेंट माइनॉरिटी स्टेटस, तो अगर एप्लीकेंट माइनॉरिटी से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा की स्थिति में से नो कर देना है। अब पैन कार्ड का आता है तो यहाँ पे आपको अपना आवेदक का पैन कार्ड संख्या दर्ज करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लास्ट उनका कहाँ तक है, तो जैसे हमने वहाँ पे 12th तक डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 12th तक रहता है। मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पेज को स्क्रॉल करेंगे। पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ को एप्लीकेंट। अब को एप्लीकेंट क्या होता है आप इसे समझ लीजिए। को एप्लीकेंट आपका एक तरह का गवाह होता है जो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सत्यापित करता है कि हाँ मैं इस आदमी को जान रहा हूँ और इसके द्वारा बताए गए या दिए गए सारे दस्तावेज और सारी जानकारियां सही है। ऐसे में को एप्लीकेंट खास करके लोग अपने घर के सदस्य को बनाते हैं, जैसे माता पिता या अपने बड़े भाई को एप्लीकेंट में वो मतलब कि जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसे की कहता है को एप्लीकेंट्स नेम, तो यहाँ पर आप अपने पिता का नाम भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कहता है को एप्लीकेंट्स फादर्स नेम, फिर उनके पिता का नाम आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। को एप्लीकेंट्स मदर नेम में को एप्लीकेंट में जिनका भी आपने नाम दिया हुआ है उनके माता का आप नाम दर्ज करेंगे और उनके आधार कार्ड पे जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है वो को एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पर क्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। अब कहता है को एप्लीकेंट्स एज और को एप्लीकेंट्स एज इन मंथ, ये ईयर मंथ ऑटोमेटिक चलाएगा। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे तो ईयर और मंथ यहाँ पे ऑटोमेटिक चला आता है। अब रिलेशनशिप ऑफ को एप्लीकेंट विथ एप्लीकेंट, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देख लीजिए ब्रदर, फादर, मदर, अंकल, सिस्टर, आंटी, हस्बैंड, ग्रैंडफादर। तो इसमें से जैसे अगर आपने पिताजी को अपना को एप्लीकेंट बनाया है तो आप फादर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए आ जाता है को एप्लीकेंट कैटेगरी। तो को एप्लीकेंट यानी आपका जो भी कैटेगरी है, आप जो भी जाति से बिलोंग्स करते हैं जनरल, ईबीसी, ओबीसी में, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर को एप्लीकेंट्स पैन कार्ड में आप अपने को एप्लीकेंट का पैन कार्ड संख्या दर्ज करेंगे, उनका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और उनका जेंडर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब को एप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पर मैरिड या सिंगल, जो यहाँ पर आप मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। और को एप्लीकेंट माइनॉरिटी स्टेटस में अगर आप यानी कि अगर आवेदक माइनॉरिटी है तो को एप्लीकेंट भी माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आप उसे यस कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसे नो करके छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे कहता है को एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, तो उनका एक ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है। फिर को एप्लीकेंट का जो आधार संख्या है वो आधार संख्या आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फिल कर लेना है।
अब को एप्लीकेंट बैंक अकाउंट नंबर में आप अपने जिन्हें भी को एप्लीकेंट बनाए हुए हैं, जैसे कि पिता, माता, दादा, भाई, बहन, जिन्हें भी आपने को एप्लीकेंट में यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अब उनका आप बैंक खाता संख्या का विवरण यहाँ पूरा का पूरा दर्ज करेंगे। सबसे पहले को एप्लीकेंट बैंक अकाउंट नंबर में उनका बैंक अकाउंट संख्या डालेंगे, फिर बैंक के नाम को आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रांच यहाँ पर आप टाइप कर देंगे और को एप्लीकेंट IFSC कोड आप डाल देंगे। जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोप्लिकेंट है यहाँ पे उनका एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ पे तो ये बात हो गई कि जैसे जो भी आवेदक है उनका एड्रेस और कोप्लिकेंट का एड्रेस तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे। और अगर उनका रेसिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यहाँ पर देखिए चेक इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस है, आप इस टेक बॉक्स को इनेबल कर देंगे तो ये दोनों एड्रेस एक ही साथ फिल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कहता है एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस ऑफ को एप्लीकेंट टिक द सर्कल, यानी कि जो भी पत्राचार का पता होता है वो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस में कौन सा एड्रेस आप देना चाहते हैं, आप उसे यहाँ पर उसके आगे जो चेक बॉक्स है इस पर आप सही का निशान यानी कि से चेक बॉक्स को इनेबल आप कर देंगे। अब नीचे में कहता है फाइनेंशियल इनकम इंफॉर्मेशन ऑफ द को एप्लीकेंट, तो यहाँ पर जो को एप्लीकेंट आपके बन रहे हैं उनका जो फाइनेंशियल और एनुअल जो इनकम है उसके बारे में अब जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो यहाँ पे कहता टोटल एनुअल इनकम, तो उनका जो साल भर में कितना उनका कमाई हो जाता है वो आप टोटल एनुअल इनकम में टाइप कर देंगे। जैसे कि अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार से उनका जो टोटल एनुअल इनकम है आप वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद कहता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऑफ द को एप्लीकेंट, अप्लीकेबल, नोट अप्लीकेबल, दो चीजें हैं, यानी कि जो आपके को एप्लीकेंट है वो क्या करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप अगर आप अप्लीकेबल पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे में कुछ ऑप्शन खुल के चले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले कहता है नेम ऑफ द एम्प्लॉई, तो वो कौन सा काम करते हैं, अगर आपके जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके जो को एप्लीकेंट है अगर वो किसी जॉब में है तो एम्प्लॉयर में उनका मतलब जॉब में किस पद पे है वो आपको टाइप करना है। फिर किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम दर्ज कर देना है। उस डिपार्टमेंट में उनका डेजिग्नेशन पद क्या है वो फिर यहाँ डेजिग्नेशन में आपको टाइप करना है। फिर एम्प्लॉय नंबर कह रहा है तो एम्प्लॉय नंबर मिलता है जहाँ भी आप काम करते हैं, तो एम्प्लॉय नंबर को एप्लीकेंट का आपको दर्ज करना है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट आप वो जोड़ के यहाँ पे टाइप कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कितने वर्ष उन्होंने इस जॉब में काम किया हुआ है वो आप यहाँ पर नंबर में लिख देंगे संख्या, जैसे कि अगर 5 वर्ष काम किया है तो यहाँ पर आप 5 टाइप कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो भी अप्लाई कर रहे हैं अगर वो खेती करते हैं, किसान है, मजदूरी करते हैं तो ऐसे केस में यहाँ ये नोट अप्लीकेबल हो जाएगा। ये अप्लीकेबल को आपको ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, नोट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है और सबसे पहला काम सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपका सेव हो जाएगा। अब एक बार फिर से आप बैक चले जाएंगे, बारीकी से जो भी डिटेल्स आपने भरी है सबको देख लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो बस आप यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है लोन रिक्वेस्ट सेक्शन का पेज आपके सामने ओपन होता है। अब इसे समझिए कैसे फिल करनी है। डिटेल्स ऑफ द कोर्स या स्टडी, ठीक है, मेन चीज यहाँ आ जाती है। अब सबसे पहले स्टेट या यूटी पर आप क्लिक करके अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपने जहाँ दाखिला लिया है वहाँ पे अगर आपको रोल नंबर प्राप्त हो चुका है, क्रमांक संख्या, तो वो आप इंटर यूनिवर्सिटी रोल नंबर में टाइप कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ इफ अप्लीकेबल, हाँ, अगर आपको रोल नंबर प्राप्त हुआ है तो आप इसमें फिल करेंगे, अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आगे कहता है नेम ऑफ द कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, तो आपने जिस कॉलेज में दाखिला लिया है उस कॉलेज का नेम यहाँ पर पूरा का पूरा टाइप करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में ही आपका एडमिशन हो तभी जाकर के आपको लोन मिलना संभव हो पाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहता है यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी टाइप कर देना है। अब कहता है नेम ऑफ द परपोज कोर्स ऑफ स्टडी, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो जो कोर्स की एक लिस्ट है वो आपके सामने में दिख जाती है। आप किस कोर्स के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किस कोर्स के लिए आपने दाखिला लिया है, अब इस लिस्ट में से आप अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे।
ये सिलेक्ट करने के बाद कहता है एड्रेस ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन। अब जो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करनी है वो आपको एड्रेस फिल करनी है कॉलेज की, जो भी आपका कॉलेज है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो कुछ डिटेल्स तो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर चली आती है और कुछ डिटेल्स आपको मालूम है तो आप वो फिल करेंगे। यहाँ एड्रेस लाइन 2 में अगर डिटेल्स आपको और मतलब कि कॉलेज का एड्रेस मालूम है तो आप वो फिल करेंगे। आप बाकी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक चली आती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है टेलीफोन नंबर ऑफ फैक्स इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको अपने कॉलेज का टेलीफोन नंबर मालूम है तो वो यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं मालूम है तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जा करके अपने कॉलेज के वेबसाइट पर जा करके मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इंस्टीट्यूट, सिटी, ये सारी चीज़ें आपकी फिल रहेगी। अब यहाँ पे कहता है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो कोर्स का क्या ड्यूरेशन है अब आप उसे सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर 6 वर्ष तक का यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन लिखा हुआ है। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स कितने वर्षों का है आप लिस्ट में चयन करेंगे। फिर यहाँ पे एडमिशन डेट कहता है तो किस डेट को आपने एडमिशन लिया है उस डेट को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो आपका डेट कब क्लोज होता है, जब आपका कंप्लीट हो जाता है कोर्स, उस डेट को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब कहता है एक्सपेक्टेड मंथली इनकम ऑफ स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स, यानी कि अब अगर आप ये कोर्स पूरा कर लेते हैं, पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, तो इसके बाद आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि आपको मंथली इनकम हो सकती है इस कोर्स को करने के बाद। तो वो आप एक रेशियो यहाँ पर आप डालेंगे कि कितना आप कमा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद मंथली का, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के उपरांत यहाँ पे कहता है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि क्या आप ये पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब लग सकती है, हाँ या ना में यहाँ आपको यस को सिलेक्ट कर लेना है। अब सेशन कहता है फ्रॉम टू, यानी कि किस वर्ष से किस वर्ष का आपका सेशन है। जैसे कि अभी 2025-26 सेशन चलेगा तो यहाँ पे आप 25-26 को सिलेक्ट करेंगे। अब जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है लोन रिक्वेस्ट सेक्शन का। सबसे पहले देखिए कहता है कॉस्ट ऑफ द कोर्स। फर्स्ट में कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कोर्स एंड अदर फी इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको डालना है कि कितना कॉस्ट आपको कोर्स में खर्च लगेंगे, और खर्च लगने के साथ साथ जो अदर फीस हैं, यानी कि जैसे हॉस्टल चार्ज हो गया, पढ़ाई लिखाई में अन्य प्रकार की जो खर्चा होती है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कॉस्ट को फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बगल में कहता है अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल फ्रॉम फैमिली सोर्सेस ऑफ द कोर्स। इस कोर्स में पढ़ाई करने के लिए आपके परिवार से क्या आपको सहयोग राशि मिली है, क्या मिलेगी, वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, जो राशि आप यहाँ पे घर से सहयोग में ले रहे हैं वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। सेकेंड कहता है बुक्स एंड स्टेशनरी में जो खर्च आता है वो कितना खर्च आएगा आप वो यहाँ पर टाइप करेंगे। चौथा देखिए कहता है कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 1 to 35,000। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वैसे कोर्स जिसमें लैपटॉप का प्रयोग होता है, आप अगर वैसे कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो लैपटॉप का कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आता है। अब यहाँ पे कहता है लिविंग एक्सपेंसेस इफ हॉस्टल इज नॉट अप्लीकेबल। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह करके कहीं बगल में किराए के मकान में रह करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं तो लिविंग एक्सपेंस में आपका कितना खर्च लगेगा वो खर्च आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब कहता है अमाउंट ऑफ लोन अप्लाई फॉर। यहाँ पे जो भी आपने 1, 2, 3, 4, 5 में जो टोटल आपने फिल किया वो टोटल को जोड़ करके जो भी जितना भी होगा ये ऑटोमेटिक आपका चलाएगा। तो यहाँ पर उतना लोन अमाउंट आपका यहाँ पे चला आता है। अब कहता है टोटल शुड टैली विथ द कोर्स। ये भी आपका ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, कॉस्ट वगैरह आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आता है। यहाँ पे देखिए मैंने जो कोर्स का डिटेल्स है वो अगर फिल किया तो यहाँ पे देखिए टोटल जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक चला आया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं, अगर आप जो भी कोर्स की पढ़ाई जारी रखना चाह रहे हैं, अगर उसमें 4 लाख से ज़्यादा की राशि खर्च हो रही है तो आगे की राशि आपको खुद लगानी पड़ेगी। बिहार सरकार आपको मात्र 4 लाख रुपये तक की ही राशि देती है। अब यहाँ पे ये डिटेल्स फिल कर देने के बाद आप कैलकुलेट पर क्लिक करके कैलकुलेशन को देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ क्या करना है आपको पेज को नीचे कर देना है। पेज नीचे करेंगे तो आएगा प्रपोज प्रिफर्ड रीपेमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो रीपेमेंट है और जो इसका इंटरेस्ट चार्ज है जब आपकी जॉब लग जाती है तब आपको पैसे देने होते हैं, तो वो कौन पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे आता है बाय स्टूडेंट या एप्लीकेंट, आवेदक के द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा। दूसरा आता है बाय को एप्लीकेंट या दोनों के द्वारा।
हाँ, यहाँ पे आप ये बाय स्टूडेंट को ही सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी लोन है वो आपके नाम पे चलेगा और उसकी जो पेमेंट है वो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप बोथ को सिलेक्ट करते हैं तो आपके बाद आपके पिताजी को भी ये लोन पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, आप इसे सेलेक्ट करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स फिल हो जाती है। अब बस आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, सारे चेकबॉक्स को आपको इनेबल करना है और प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सारी डिटेल्स है वो आपकी दिख जाती है और चेकबॉक्स को इनेबल करना है। और यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में आपको एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो स्लॉट बुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वो आपको स्लॉट बुकिंग करना है। ठीक है, स्लॉट बुकिंग क्या होता है कि स्लॉट बुकिंग करना है ताकि आप अपने नजदीक के DRCC कार्यालय में जा करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा सके। इसके लिए आपको स्लॉट बुक करना होता है। अब स्लॉट बुकिंग के लिए आप यहाँ पर किसी भी एक डेट को सिलेक्ट करेंगे, जिस डेट में आप चाहते हैं स्लॉट को बुक करना। आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विल बी शेड्यूल एट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समय देखने को मिल जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 बजे का टाइम यहाँ पे दर्ज किया, इसके बाद यहाँ आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, यहाँ पे कहता है यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड द स्लॉट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपका जो स्लॉट बुकिंग है वो पूरा हो चुका है। ओके पे करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द स्कीम, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस फ्रॉम करेंट स्टेटस टैब। यहाँ पर आप देखेंगे एक करेंट स्टेटस टैब आपको देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करके अपने आवेदन को यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ तक पहुंचा है और क्या सारी प्रक्रिया हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर आप अपना जो अभी आपने अप्लाई किया उसका एक PDF डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो PDF है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, एप्लीकेशन PDF। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन PDF आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेन काम, ये आप एप्लीकेशन PDF को प्रिंट आउट कराएंगे। इसके बाद जाकर आपने यहाँ पर आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेना, 10th का टोटल सर्टिफिकेट, 12th का टोटल सर्टिफिकेट ले लेना है, अपना बैंक खाता का 6 प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, हो सके तो अपना इनकम सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, और अगर आप EWS से आते हैं तो EWS प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को संलग्न कर लीजिए। इसके बाद जो कोएप्लिकेंट जिसको भी आपने बनाया है उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार संख्या, ये सारी चीज़ें, उनका डिटेल्स, उनका बैंक खाता ले लीजिए और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक फाइल में ले जा करके आप अपने नज़दीक के DRCC ऑफिस में जिस भी समय को स्लॉट को आपने बुक किया है स्लॉट में जा करके आप अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए। जब आपकी सारी डिटेल्स पूर्णतः वेरीफाई हो जाती है तो फिर आपका लोन जो है वो आपको बिहार सरकार की तरफ से मिल जाती है। अगर आप ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि कौन सी प्रक्रिया होती है आवेदन करने के बाद, किस तरह से DRCC कार्यालय जाया जाता है और किस तरह से आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है, तो मैं अगले वीडियो में वो आपको भी कंफर्म करा दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया थी वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो एग्रीमेंट पार्ट है उसके बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। सो इस वीडियो में हम सारे एग्रीमेंट के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं तो उसके कुछ महीने बाद, जैसे 2 महीने या 3 महीने के बाद, हमें हमारे मेल पर एक एग्रीमेंट लेटर आता है। वो एग्रीमेंट लेटर हमें 7 निश्चय युवा अब मिशन @bihar.gov.in के तरफ से आता है। उस मेल में आपको एक PDF मिलेगी। तो हम अभी उस PDF को देखेंगे। उस PDF के साथ हमें एग्रीमेंट के लिए क्या करना है, कितना समय मिलता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी हैं, साथ में इसमें कितना समय लगेगा, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उस मेल पर। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार का मेल आएगा, सैंक्शन लेटर फॉर रजिस्ट्रेशन ID। ये जो आपको ID दी हुई है ये आपकी रजिस्ट्रेशन ID है। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उस दौरान आपको एक प्राप्ति रसीद मिलता है, उसमें ये आपका रजिस्ट्रेशन ID होता है। आपका रजिस्ट्रेशन ID आपके स्टार्टिंग के 7 डिजिट होते हैं।
तो आपको DRCC और BSCC की तरफ से एक ऐसा मेल आता है। तो इस मेल में जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ नाम लिखा हुआ है, डियर मुकुट आनंद। तो ये मेल मुझे 10 जून को आया। ये मेल मुझे 9 जून को आया था और मुझे एक डेडलाइन दिया हुआ था कि मुझे अपने को बोरोवर या फिर को एप्लीकेंट के साथ इस एग्रीमेंट के लिए वहाँ पहुँचना है। तो एग्रीमेंट के लिए साथ में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक PDF अटैच करके दिया हुआ है। तो जब आप इस PDF को ओपन करिएगा तो आप उसमें आपको एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के नीचे आपने जो अपना 4 लाख का लोन लिया है या फिर आपने जितने 4 लाख में आपने जितने भी लोन लिए हैं वो किस तरीके से आपको डिसबर्स्ड है, यानी कि वो किस प्रकार से आपको बांटा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी इस लेटर में दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम दिया हुआ है कि किस जगह आपका पैसा जाएगा, ऐसे करके आपको यहाँ पे सारे डिटेल सेमेस्टर बाय सेमेस्टर या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना फी स्ट्रक्चर ईयर वाइज बनवाया होगा तो आपको यहाँ ईयर वाइज आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। मैंने चूँकि मेरा फी स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज था इसलिए मुझे 4 लाख पूरे सेमेस्टर वाइज मिले हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के मैंने जब तक मेरे 4 लाख कंप्लीट हो जाते हैं तब तक सारे मुझे डिस्बर्समेंट के अमाउंट मिल चुके हैं। इसमें एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है कि मैं इस तारीख से इस अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ, मैं इस तारीख के बाद इस अमाउंट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, तो जैसे ही आपको ये PDF और ये ईमेल आपको BSCC की तरफ से मिलता है तब आपको ये समझ जाना है कि आपका वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको DRCC वाले बुला रहे हैं कि आइए अपना लास्ट स्टेप जो एग्रीमेंट है वो आपको अब कंप्लीट करना है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको पहले जो PDF उसमें आपके ईमेल में जो अटैच है उसका एक हार्ड कॉपी निकलवा लेना है और उस ईमेल में जैसे आप देख सकते हैं, आप जैसे इस ईमेल को पूरी तरीके से पढ़िएगा तो इसमें आपको एक बात नोटेड है कि आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लेके जाना है और वो 100 रुपये वाला होना चाहिए, 100 रुपये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। और ये एग्रीमेंट जो है वो प्रिंट होगा DRCC, चूँकि मेरा पटना से था तो मेरा DRCC पटना से होगा ये। तो अब बात करते हैं कि और भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी पड़ते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तक आपको बता दिया है, एक हो गया PDF, एक हो गया 100 रुपये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। इसके बाद आपको आधार कार्ड अपने सेफ्टी पर्पस के लिए ज़रूर से रख लेना है। उसके बाद एक डिटेल फॉर्म जो कि आपको उसी रिस्पेक्टिव DRCC से मिलता है उसे भरना है। इस लेटर को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो एक आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, उस एप्लीकेशन में आपको ये बताना पड़ता है कि मुझे लोन के अमाउंट की फ़िलहाल ज़रूरत है, मुझे अपने कॉलेज में मुझे फ़ीस, हॉस्टल की फ़ी इत्यादि के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो इस एप्लीकेशन में आपको कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ आपके को एप्लीकेंट या को बोरोवर का होना अवश्य वहाँ पे ज़रूरी है। अगर ये को एप्लीकेंट या को बोरोवर आपके साथ नहीं जाते हैं तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका और आपके को एप्लीकेंट का सिग्नेचर वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो के एंड में ये पूरा PDF प्रेजेंटेशन अपना डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से ज़रूरत पड़े तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ये सब डिटेल फॉर्म, एप्लीकेशन लेटर दिखता कैसा है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले पन्ने से दिखाता हूँ जी। तो ये मैंने अपना हार्ड कॉपी निकलवाया था उस PDF का। उसके बाद आपको एक जो एप्लीकेशन जो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म कुछ इस प्रकार की होती है, जांच पत्र का। इसमें आपको कुछ बहुत सारे डिटेल भरने पड़ते हैं। एक बात का ध्यान दें, जब भी आप एग्रीमेंट के लिए जाएं तो आपको ये पक्का से पता हो कि आपके कॉलेज का अकाउंट नंबर क्या है, उसका जैसे अकाउंट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका IFSC कोड क्या है,
ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका बैंक डिटेल, कॉलेज का बैंक डिटेल, उसके बाद इस फॉर्म में आपको आधार कार्ड, एड्रेस, कॉलेज का डिटेल, अपने को बोरोवर और को एप्लीकेंट का सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। उसके बाद बात की जाए तो इस प्रकार का एक असिस्टेंट मैनेजर को हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, जिसमें हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फ़ी पेमेंट के लिए अपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चाहिए। तो अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने अपने टाइम पे लिखा था, और उसके बाद ये आप 100 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मुकुट आनंद और मेरा यहाँ आधार कार्ड का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप अपने नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में अपना नाम और अपना आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी को लिखवाएं, वरना हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बार जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब ये PDF, दूसरा डॉक्यूमेंट ये एप्लीकेशन लेटर और ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जैसे ही आप ये 4 पेज के डॉक्यूमेंट्स वहाँ DRCC में उस वर्क को वहाँ के वर्कर को देते हैं जो आपका एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो वो आपको कुछ 9 से 10 पेज के एक पूरा PDF निकाल के वो देते हैं। इस PDF में आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी बातें लिखी रहती हैं कि आपको कितने किस्तों में पैसा लौटाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ रीपेमेंट के बारे में दिया हुआ है। ये जो भी ये 7 से 8 पेज होता है, इसमें आपको वो सारी बातें लिखी रहती हैं जो आपके लोन के टाइम पे आपको पता होनी चाहिए। एक बार वो आपको सारी ये डॉक्यूमेंट्स एक बार आपको देते हैं और आपको हर पन्ने पे सिग्नेचर करना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको अपने को एप्लीकेंट का भी सिग्नेचर इसमें लगता है। तो अगर आप लास्ट पेज में आते हैं तो ये एक बार जब ये सारे सिग्नेचर हो जाते हैं तो हमें वहाँ के कर्मचारी एडवाइस करते हैं कि आप इस चीज़ का, इन सारे पेजेस का एक PDF ले लें, और साथ सिग्नेचर हो जाने के बाद वो सारे पेजेस को अपने पास रख लेते हैं, और इसके बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक दे दें। इसके बाद अगर बात की जाए कि आपका इस प्रोसेस के बाद एग्रीमेंट के टोटल प्रोसेस के बाद आपको कितना समय लग जाएगा पैसा मिलने में, तो उसके लिए आप मेरा मान के चले तो मेरा पैसा 13 दिन में आ गया था, और मेरे साथ जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उनका पैसा आते आते 2 महीना 3 महीना। तो ये टाइम कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो मैं आशा करूँगा कि आप पेशेंस बना के रखेंगे। अगर आपने एग्रीमेंट तक अपना पेशेंस बनाया रखा है तो आगे भी पेशेंस बनाए रखें। और मैं आपको बता दूं कि DRCC के सारे कर्मचारी काफ़ी सहयोगी होते हैं। आप एक बार उनसे जाके बात कर सकते हैं, वो आपको आपके एप्लीकेशन का एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।